Next question. Question number 13th. Two parallel plate air capacitors of same capacity C are connected in series. हमारे पास दो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सेम है. They are connected in series to a battery of EMF E. Then one of the capacitor is completely filled with dielectric material of constant K. The change in the effective capacity of the series combination is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. व्हाट वी हैव इज, हमारे पास दो कैपेसिटर्स है. वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी. तो यू हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी. सेम कैपेसिटी मतलब दोनों का कैपेसिटी होगा C. सो बोथ ऑफ देम हैव कैपेसिटी C connected in series. What you have is this, something like this. And then you must know, आपको ऑलरेडी पता होगा, what is the equivalent capacity in this case? C, this is C, this is C. What is equivalent capacity? C by 2. So C1 is equal to C by 2. अब what they have told you is कि दोनों में से एक में, इन दोनों में से एक में you have filled dielectric material. So from in one of these two you are filling a dielectric material जिसका constant कितना है? K. What happens when you fill dielectric material? आपको पता होना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक, any one of these. तो I'll put dielectric material K here. Dielectric material with constant K. तो आपको पता होना चाहिए what happens to capacity? It becomes Kc. So now in this case, इस केस में आपको अगर फाइंड करना है न्यू कैपेसिटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और ये दोनों सीरीज में है, अगर आपको याद होगा तो पहले का कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का कैपेसिटी अपॉन पहले का कैपेसिटी प्लस दूसरे का कैपेसिटी, राइट. तो याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. नहीं याद होगा तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. यू विल से 1 बाय C2 इक्वल टू 1 by Kc plus 1 by C. ये सॉल्व करने के बाद you will get Kc into C upon Kc plus C, right? तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है the change in the effective capacity of the series combination. Change मतलब difference, right? तो difference कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल है. You have C1, you have C2. तो डेल्टा C is basically C2 minus C1. तो C2 कितना है हमारे पास? Kc into C. मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू टेक आउट समथिंग कॉमन. एक काम करते हैं, यहां से C कॉमन आ जाएगा. K plus 1, ये C और ये C कैंसिल होगा, माइनस C by 2. तो फ्रॉम हियर ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज टेक आउट C कॉमन. ऊपर क्या बचा? K. नीचे क्या बचा? K plus 1 minus 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. When you cross multiply, you get 2k minus k plus 1 minus k ब्रैकेट के अंदर plus 1, तो ओपन करोगे तो -1. नीचे आ जाएगा 2 into k plus 1 और आउटसाइड है C. तो you have a C outside here. So you will have a C outside here. इसको सॉल्व करो. What is this? 2k minus k is k minus 1 upon 2 into k plus 1. ये आपको मिलना चाहिए आंसर. लेट्स सी अगर ऐसा कुछ है तो क्या है? C k minus 1 upon 2 k plus 1. C k minus 1 upon 2 k plus 1. ऑप्शन नंबर A. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. A parallel plate air capacitor has capacity C farad, potential V volt and energy E joule. When the gap between the plates is completely filled with dielectric, what happens is both V and E increases, both V and E decreases, V increases, E decreases, V increases, E decreases, V increases, E decreases, V decreases, E increases, both decrease, both increase. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए
हमारे पास एक ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यू हैव ओनली वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस केस में यू मस्ट नो, हमने क्या किया, हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने के बाद व्हाट विल हैपन देयर आस्किंग यू, सिंपल। तो इफ द गैप between the plates is filled with dielectric material, तो इनिशियल कैपेसिटी कितना था, C। when you fill the gap, हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते ही इसके लिए है so that we can increase capacitance। तो यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, तो डेफिनेटली you will have new capacity as Kc, K into C। अब आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q बाई C, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। कैपेसिटी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, मतलब V हैज टू डिक्रीज। रिमेंबर, फिलिंग अप अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम फिल ही इसके लिए करते हैं सो एज टू इंक्रीज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो V शुड डिक्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D नहीं आ सकता। तो व्हाट अबाउट एनर्जी, देखो थोड़ा सा गलती क्या होता है, गलती ये होता है कि ये E एनर्जी है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, गलती से भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया तो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपको याद होगा E इज V बाई D, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो V डिक्रीज हो रहा है तो E भी क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे E क्या है, एनर्जी। मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट इसके लिए करते हैं कि उसका एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ जाए। तो पोटेंशियल कम होगा लेकिन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एनर्जी शुड इंक्रीज। बहुत सारे बुक्स में ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी तब होगा जब E एनर्जी नहीं, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ऑप्शन नंबर सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस कैन बी सॉल्व ओरली बिकॉज हमको पता है हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट इसके लिए करते हैं कि कैपेसिटी बढ़े, कैपेसिटी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना बट एनर्जी शुड इंक्रीज। फिर भी एक बार चेक करो, क्योंकि तीन फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और कौन सा था, हाफ क्यू वी स्क्वायर कि Q बाई वी कि Q बाई 2C, Q बाई 2C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यू विल हैव टू चेक दैट। अगला क्वेश्चन 2016 CET, 3 parallel plate air capacitors are connected in parallel. Each capacitor has plate area A by 3. हमारे पास 3 parallel plate capacitor है which are connected in parallel. Each capacitor has plate area A by 3 and the separation between the plates is D, 2D, 3D respectively. The equivalent capacity of the combination is. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपेसिटर ले लेते हैं हम लोग, इन टोटल देयर आर 3। तो ये कैपेसिटर है, इसका प्लेट सेपरेशन कितना बताया आपको, D, 2D एंड 3D। तो पहले केस में प्लेट सेपरेशन इज D, एरिया सबका सेम है। दूसरे केस में प्लेट सेपरेशन इज 2D। तो सेकेंड कैपेसिटर जो है इसका प्लेट सेपरेशन है 2D एंड तीसरा कैपेसिटर जो है इसका प्लेट सेपरेशन है 3D। तो यू हैव टोटल 3 कैपेसिटर्स व्हिच आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस इन पैरेलल, राइट। तो ऐसा आएगा एंड लास्ट में यू विल हैव 3D। तो इन लास्ट यू हैव 3D प्लेट सेपरेशन। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कैसे होता है, इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा what is the combination, how it looks like. तो do you remember parallel combination में equivalent capacity कितना होता है, Cp equal to C1 plus C2 plus C3। तो ये पहला C1 कैपेसिटी, दूसरा C2 कैपेसिटी, तीसरा C3 कैपेसिटी।
Do you remember general formula for capacitance in terms of area of the plate and distance between the plates? A epsilon 0 by D. C1 आएगा आपके पास, what will be C1 then? But C is this, therefore C1 कितना आएगा? A by 3. क्यों A by 3? सबका प्लेट एरिया कितना है? A by 3. epsilon 0 by D. C2 कितना आएगा? A by 3 A epsilon 0 by 2D, right? तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा and you have already written A. And what is C3? A by 3 epsilon 0 by 3D. ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, that's it. तो CP is equal to C1 which is A by 3 epsilon 0 by D, C2 which is A by 3 epsilon 0 by 2D plus A by 3 epsilon 0 by 3D. इसमें से जो जो कॉमन निकलता है निकाल लो. A by 3 epsilon 0 by D is common, तो 1 plus half plus 1 by 3. अब आपको पता होना चाहिए 1 plus half is 3 by 2. 3 by 2 में 1 by 3 ऐड कर रहे हो, 3 by 2 में 1 by 3 ऐड करोगे तो 9 and 2 11, 11 by 6, तो 11 by 6 आता है, दिस इज 11 by 6. तो ये आ जाएगा आपके पास A epsilon 0 3D और 11 by 6, 6 3 जा 18, तो 11 by 18 A epsilon 0 by D. तो 11 by 18 A epsilon 0 by D. 11 by 18 A epsilon 0 by D. Option number B. We already see questions are simple. सिर्फ थोड़े लेंदी है. Some number of steps are involved. तो ये भी शॉर्टकट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये अच्छे से पता है. A epsilon 0 by D आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है, तो C1 plus C2 plus C3. C1 में A by 3 epsilon 0 by D, C2 में A by 3 epsilon 0 by 2D और C3 में A by 3 epsilon 0 by 3D. तो A epsilon 0 by A epsilon 0 by 3D कॉमन, 1 plus half plus 1 by 3, 1 plus half plus 1 by 3 ये 11 by 6 आता है. एंड देन यू कैन जस्ट डू दिस क्वेश्चन ओरली. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स इन्वॉल्व है. टू आइडेंटिकल मतलब एरिया सेम और डिस्टेंस भी सेम. Two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V volt. If one of the capacitors is completely filled with dielectric material of constant K, then the potential difference of the other capacitor will become. मतलब जिसमें आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर रहे हो उसका नहीं, अदर का. तो हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों का प्लेट एरिया और दोनों का डिस्टेंस है सेम. तो दे हैव द सेम प्लेट एरिया, दे हैव द सेम डिस्टेंस, बोथ ऑफ देम, राइट. देन यू आर कनेक्टिंग, ऑफ कोर्स यू आर कनेक्टिंग दिस टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, बट उससे पहले आपने एक में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया यहाँ पे, गुड, राइट. और यू आर कनेक्टिंग दिस टू एन बैटरी ऑफ वोल्टेज V, इसको आपने कनेक्ट कर दिया टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे एक V वोल्ट का बैटरी होगा, देन बेसिक, अगर आपको बेसिक्स पता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट्स या फिर चार्जेस या फिर कैपेसिटर्स या फिर सर्किट्स का बेसिक पता है, तो अगर हमारे पास ये V वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C1 इज V1 एंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C2 इज V2. तो कैपिटल V मतलब टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1. सबसे पहले ये पता होना चाहिए. नाउ व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस स्टेप्स, क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस देखे होंगे तो आपको पूछा है V2, क्योंकि आपको क्या बोला है, एक में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया, उसके अक्रॉस नहीं, अदर के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, तो V2 पूछा है. और V2 पूछा है इन टर्म्स ऑफ V,
तो मुझे इक्वेशन में v चाहिए था, दैट इज व्हाई मैं स्टार्ट ही यहाँ से करता हूँ कि ओके v इक्वल टू v1 प्लस v2। गुड। देन इसके बाद आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज इज सेम। तो आपको पता होना चाहिए फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इक्वल टू Q2। तो फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors, charge on one equal to charge on two. What is Q? C into V. तो यह आ जाएगा C1 V1 equal to C2 V2. But C1 is K into C, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये आ जाएगा KC और ये होगा ओनली C. तो दिस इज KC V1, दिस इज KC V2, राइट? सॉरी C नॉट K, तो CC कैंसल, CC कैंसल। आपको फाइंड क्या करना है, V2। V2 फाइंड करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से V1 को हटाना है, यहाँ से V1 को रिमूव करना है। सिंपल है, V1 को रिमूव करना है तो V1 इक्वल टू V2 बाय K। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what you will get is V equal to V1, but V1 is V2 by K plus V2। तो V इक्वल टू V2 कॉमन 1 by K plus 1। सॉल्व कर लो इसको। दिस इज इक्वल टू V2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 plus K मतलब K plus 1 अपॉन K। तो देयरफॉर V2 is equal to K अपॉन K plus 1 into V। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, KV अपॉन K plus 1, ऑप्शन नंबर B। डन। ऑलवेज रिमेंबर, आंसर तक पहुंचना कैसे, इसके लिए पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा। देन नंबर 2, लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमको V दिखता है, तो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड विथ V इक्वल टू V1 प्लस V2। V2 फाइंड करना था, मतलब V2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ V, मतलब V1 नहीं चाहिए। तो V1 नहीं चाहिए तो V1 को V2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस होते हैं सेम, तो Q1 इक्वल टू Q2। तीसरा कैपेसिटर होता तो Q3 भी लिखते, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। Q1 is C1 V1, Q2 is C2 V2, but C1 is KC and C2 is C कैंसल हो गया, तो V1 इक्वल टू V2 by K आया। पुट इंस्टेड ऑफ V1 V2 by K सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू गेट V2 is as KV upon K plus 1। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference in the effective capacity of two similar capacitors when joined in series and then in parallel is 6 microfarad. The capacity of each capacitor is, मतलब हमारे पास दो आइडेंटिकल, सिमिलर मतलब आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटी C मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि इसका कैपेसिटी C है, इसका मतलब दूसरे का भी C है, क्योंकि बोथ आर सिमिलर। तो वी हैव टू सिमिलर कैपेसिटर्स C एंड C, दोनों का कैपेसिटी है C एंड C। आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटीज, द डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटीज व्हेन जॉइंड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो डिफरेंस मतलब माइनस करोगे ना, तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि Cp माइनस CS या फिर CS माइनस Cp। रेजिस्टेंसेस जब आप बात करते हो, तो जब रेजिस्टेंसेस आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इन दैट केस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यहाँ पे उल्टा होता है, व्हेन यू कनेक्ट टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, देन द इफेक्टिव कैपेसिटी इंक्रीजेस, एंड व्हेन यू कनेक्ट देम इन सीरीज, द इफेक्टिव कैपेसिटी डिक्रीजेस। तो हमेशा ये पता होना ही चाहिए कि Cp is always greater than CS। अगर दो कैपेसिटर्स आपने सेम कैपेसिटी के लगाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव यू मोर कैपेसिटेंस कंपेयर टू सीरीज। तो Cp माइनस CS आपको दिया है 6 माइक्रोफैरड, नॉट द अदर वे राउंड। और आपको ऑलरेडी पता है कि जब दो कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में लगाते हो, तो ये होता है 2C और ये होता है C/2। ज्यादा
क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 में से हाफ माइनस करना मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो ये 3/2 आ गया। तो 3c/2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, 1 जा एंड 2 जा, 2 and 2 4। तो ईच कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सो सिंपल लेकिन डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बेसिक्स याद रखना, पैरेलल में लगाना किसको, कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर्स को मतलब कैपेसिटी बढ़ाना, सीरीज में लगाना मतलब कम करना। तो Cp माइनस Cs इज 6 माइक्रोफैरड एंड यू शुड नो, मेरे पास अगर सेम कैपेसिटी के n कैपेसिटर है उसको पैरेलल में लगा दिया तो Nc, सेम कैपेसिटी के n कैपेसिटर उसको सीरीज में लगा दिया तो C/n। तो अगर मैं 3 लगा देता 3 तो क्या होता, 3c minus c/3। so this is how you can solve such questions. Next question, the electric field intensity at a point near and outside the surface of a charged conductor of any shape is E1। अब ऐसा है कि ये अभी न्यू सिलेबस में आपको डेरिवेशन नहीं है पर ओल्ड में था। हमारे पास एक रैंडम शेप का कंडक्टर है, इट कैन बी एनी शेप, इट कैन बी दिस शेप, ये आप ऐसा भी ले सकते हो रैंडम शेप, आप चाहो तो कोई और शेप ले सकते हो। तो दिस इज रैंडम शेप कंडक्टर। तो रैंडम शेप कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड E1, इसका फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। The electric field intensity due to uniformly charged infinite thin plane sheet is E2। हमारे पास और एक कंडक्टर है which is uniformly charged thin infinite plane sheet। तो हमारे पास ऐसा है, you have uniformly charged thin infinite plane sheet, और आपको ऑलरेडी पता है in this case, if you remember, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड मतलब at a point near to this sheet is, कल ही देखा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट E2 इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आपको रिलेशन पूछा है E1 और E2 का तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज E1, तो 1/2 सिग्मा और एप्सिलॉन 0 को अलग कर दो तो ये आ जाएगा E1/2। तो E2 इज E1/2 मतलब E1 इक्वल टू 2E2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So you must know, आपको पता होना चाहिए फॉर आर्बिट्री मतलब एनी शेप, रैंडम शेप कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू concentric spheres kept in air have radii capital R and small r, they have similar charge and equal surface charge density। similar charge मतलब दोनों पे पॉजिटिव है दोनों पे नेगेटिव, and they have equal surface charge density मतलब sigma 1 equal to sigma 2। the electric potential at their common center is, electric potential at their common center मतलब these two are concentric, राइट। तो अब ऐसा है कि हमारे पास ये जो दो स्पीयर्स है दे आर कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि कॉमन सेंटर बोलना मतलब कॉन्सेंट्रिक। तो एक स्पीयर आ गया यहाँ पे। नाउ यू नीड टू नो और यू नीड टू अज्यूम, अभी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों दिया है, मेंशन कहीं नहीं किया। दे हैव नॉट मेंशन्ड इफ कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर और इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यू हैव टू सॉल्व एंड चेक कि कैपिटल आर बड़ा होगा कि स्मॉल आर बड़ा होगा। तो 1 by 1 हम कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक, हम एक काम करते हैं, स्मॉल आर को अंदर के स्फीयर का ले लेते हैं और कैपिटल आर को बाहर का। विल सी, आंसर मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो उल्टा करना पड़ेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बट दे आर कॉन्सेंट्रिक। गुड, क्वेश्चन पहले समझ लो। हमारे पास दो स्पीयर है, टू कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स केप्ट इन एयर हैव रेडाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दे हैव सिमिलर चार्ज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पॉइंट चार्जेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है
उसका किसी गिवन पॉइंट पे, रिमेंबर दिस गिवन पॉइंट, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज एक ही है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। अब बता ही रहा हूं तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ बेसिक बता देता हूं जो बहुत काम में आएगा। इन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला में यू विल हैव 1/4πε0, इसको कैपिटल के भी बोलते हैं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स। एक फॉर्मूला में बाकी सब होता है लेकिन चार्ज एक ही होता है, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक फॉर्मूला में सब कुछ होता है, सिर्फ नीचे आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है, इसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एक फॉर्मूला में बाकी सब कुछ होता है, सिर्फ ऊपर Q2 नहीं होता, मतलब एक ही चार्ज होता है, इसको आप बोलते हो पोटेंशियल। नीचे आर और ऊपर एक ही चार्ज, ये आता है पोटेंशियल। तो ये 4 बेसिक चीजें पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 50% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मतलब फोर्स, Q अपॉन आर से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, Q अपॉन आर मतलब पोटेंशियल, Q1 Q2 अपॉन आर मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और कुछ इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू रिमेंबर, क्योंकि फोर्स कभी भी दो चार्जेस के बीच में होता है, तो फोर्स में दो चार्जेस होने ही चाहिए, है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम का होता है, अकेले पॉइंट का, अकेले चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज है, यस, सिर्फ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज का होता है तो सिंगल चार्ज है, पोटेंशियल भी सिंगल चार्ज का होता है तो सिंगल चार्ज है। तो इतना बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो एज यू नो, हमको भी पता है फॉर्मूला क्या है। एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जहां चार्ज नहीं था, वहां पे आपको एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल चाहिए, तो 1/4πε0 Q/r। मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरा चार्ज लाता हूं, इसको बोलता हूं Q2, तो पहले वाले को बोल दिया Q1। तो पहले का डिस्टेंस P पॉइंट से R1, दूसरे का डिस्टेंस P पॉइंट से R2। अगर अब मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या रिलेशन है? हमारे पास कितने चार्जेस है? 2। तो सेंटर, आपको पोटेंशियल क्या पूछा है? सेंटर, कॉमन सेंटर। तो कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? V1 प्लस V2। तो आप V1 फाइंड कर लो, मैंने अभी बताया V1 विल बी 1/4πε0 Q1/r, लेकिन r इज स्मॉल r, क्योंकि ये अंदर ये 1 है और ऊपर का ये 2 है, राइट। बट इफ यू नो, व्हाट यू शुड नो इज, पता होना चाहिए व्हाट इज सरफेस डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया सिग्मा 1 अगर मैं बोलता हूं, लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है, तो सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। किसका एरिया? इनर स्फीयर का, मतलब 4πr²। तो Q1 क्या मिल गया आपको? 4πσr²। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 4πσr² अपॉन r। 4π कैंसल, r और r कैंसल, तो कितना बचा? सिग्मा r अपॉन ε0, करेक्ट। तो आर वी हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग लाइक दिस? यस। देन अब ऐसा है, सिमिलरली जैसे V1 आया वैसे V2 भी आएगा। V2 आएगा सिग्मा कैपिटल R अपॉन ε0, सेम मेथड, सेम आप बोलोगे V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 बाय कैपिटल R, राइट। तो व्हाट यू विल डू इज द सेम थिंग, मैं पूरा बता ही देता हूं आपको। तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 by capital R. But again, surface charge density sigma is charge upon area. This time area में capital R² आएगा, तो आपको मिल जाएगा Q2 इक्वल टू 4πσr²। ये Q2 की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो V2 मिल जाएगा 1/4πε0 4πσr²।
आर स्क्वायर अपॉन आर, 4 पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो V2 मिल गया। कितना मिल गया? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो V कितना होगा? V1 प्लस V2। और प्लस क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइप के चार्जेस है, एक नेगेटिव होता तो फिर माइनस भी करते, राइट। तो प्लस मतलब सिग्मा स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इज स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर ए डन। So these are some basic things. पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर अ स्फीयर, फॉर अ पॉइंट तो आपने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। वही होता है फॉर अ स्फीयर, सिर्फ Q इज सब्स्टिट्यूटेड, आई मीन Q इज 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू डेंसिटी। तो वही फॉर्मूला है, इज नॉट रियली डिफरेंट, सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव टू राइट दिस कंप्लीट। मैंने बता दिया आपको कि यहां से लिखना था, तो यू जस्ट हैव टू नो दिस कि स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आएगा, दैट्स इट, एंड देन ऐड। So next question. Now, before we go ahead with next question, you must also know, मैंने अभी अभी आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर टू चार्जेस, और वो क्या था? वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर तीसरा चार्ज हो तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद रहता है, क्योंकि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती है इन रियलिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर टू चार्जेस तो मिल गया। अगर थ्री चार्जेस है तो डिराइव कैसे करेंगे? हमारे पास एक चार्ज है जो इंफिनिटी भी था, इंफिनिटी से मैंने उसको उठा के एक पॉइंट पर रख दिया। नो वर्क इज डन, एब्सोल्युटली नो वर्क इज डन। वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, सम पॉइंट ए is 0। क्यों? बिकॉज देयर इज नथिंग टू अपोज। यहाँ पे अपोज करने के लिए कोई फील्ड नहीं है। तो जब अपोजिशन नहीं होता है तो वर्क डन भी नहीं होता है। देन यू हैव सेकेंड चार्ज, यू आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज आल्सो फ्रॉम इंफिनिटी एंड कीपिंग दिस एट सम पॉइंट हियर एट पॉइंट बी। लेकिन बी पॉइंट पे ऑलरेडी ए का पोटेंशियल था, मतलब चार्ज Q1 का पोटेंशियल था, मतलब यहाँ पे अपोजिशन था, मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा। और आपको पता होना चाहिए वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेकिन किसका पोटेंशियल? जो ऑलरेडी था। ऑलरेडी कौन था? 1, उसका पोटेंशियल। किसको मूव किया? सेकेंड चार्ज को मूव किया। तो वर्क डन इन मूविंग सेकेंड चार्ज इज Q2 V1, करेक्ट। देन V1, तो ये डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं हम लोग R12, इसको बोल देते हैं R12। यू नो, अभी अभी आपने बताया पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको लिख देता हूं K। यू नो दिस इज नॉट डायरेक्ट कांस्टेंट, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। देन V1 में आता है Q1 बाय R, लेकिन कौन सा R? R12। अब आप जब तीसरा चार्ज लाओगे, कहां से लाओगे? इंफिनिटी से लाओगे, और उसको आपको C पॉइंट पे रखना है, C पॉइंट पे रखना है। तो अब जब आप इसको C पॉइंट पे ला रहे थे तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज विल बी Q3 V1 V2। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं थर्ड चार्ज को ला रहा था, मैं जब Q3 को मूव कर रहा था, तो पहले का भी पोटेंशियल है उस पॉइंट पे, मतलब पहला भी अपोज करेगा, और दूसरे का भी पोटेंशियल है उस पॉइंट पे, तो दूसरा भी अपोज करेगा। तो यू शुड नो कि टू वर्क डन, अगर आपको तीसरे चार्ज को लाना है तो दो चार्जेस के पोटेंशियल को ओवरकम करना है। तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज विल बी Q3 V1 प्लस Q3 V2, राइट। तो ये आ गया वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज। नाउ ऑफ कोर्स वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज इज Q3, लेकिन व्हाट इज V1? V1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R13, क्योंकि पोटेंशियल कहां पे? जहां पे थर्ड को चार्ज को रख रहे हो वहां पे, प्लस Q3 V2। बट व्हाट इज V2? व्हाट इज V2?
1/4πε0 Q2/R23। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन इस पूरे सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में, क्योंकि ये साइंटिफिक वर्ड है कॉन्फ़िगर, व्हाट इज द टोटल वर्क डन टू कॉन्फ़िगर दिस सिस्टम इज W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो 0 था, W2 था Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 प्लस व्हाट वाज W3 क्या है, यहाँ के दो टर्म्स 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 upon R23। तो यह है टोटल वर्क डन। चौथा चार्ज लाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि चौथा चार्ज लाओगे तो अभी 3 अपोज करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। तो इन जनरल हमको फॉर्मूला याद कैसे रखना होता है, 3 चार्ज थे ना, तो 3 चार्ज थे, तो 3 चार्ज के तीनों कॉम्बिनेशन और 1/4πε0 तो कॉमन निकलेगा, तो 1/4πε0 कॉमन है, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज कॉमन। फिर यहाँ पे क्या है, QQR और QQR, क्योंकि 3 चार्जेस थे, दैट इज वाई Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। हो गया तीनों कॉम्बिनेशन, 1 का 2 के साथ यस, 1 का 3 के साथ यस, 2 का 3 के साथ यस, हो गया ऑल कॉम्बिनेशन। चार होते तो कैसे करते हो बता देता हूँ। 4 होते तो 1 2 3 4 1 2 3 4, एक का 2 के साथ मतलब Q1 Q2 अपॉन R12, एक का 3 के साथ मतलब Q1 Q3 अपॉन R13, एक का 4 के साथ मतलब Q1 Q4 अपॉन R34। 2 का 1 के साथ हो गया, एक का 2 के साथ होना मतलब 2 का 1 के साथ होना, हो गया। खुद के साथ तो कभी होता नहीं, राइट। तो क्या बचा R23 R24 मतलब Q2 Q3 अपॉन R23 Q2 Q4 अपॉन R34, हो गया। 3 और 1 पहले ही हो गया है ना, 3 2 भी हो गया है, 3 3 तो होता नहीं है, तो क्या बचा 3 and 4। तो 6 टर्म्स आएगी इन टोटल, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। तो टोटल 6 टर्म्स आएगी, 1 2 1 3 1 4 3 हो गए, 2 3 2 4 5 हो गए एंड 3 4। अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 चार्जेस, दो ही चार्ज है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस 2a अपार्ट। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है 2a, राइट। तो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे और यहाँ पे Q है और 2a डिस्टेंस है, तो उसका सेंटर मार्क कर देता हूं मैं, ये आ गया उसका सेंटर। तो A इस तरफ A उस तरफ, टोटल डिस्टेंस इज 2a। ये चार्ज नंबर 1 था, ये चार्ज नंबर 2 था, चार्ज 1 भी Q है, चार्ज 2 भी Q है, राइट। देन एंड थर्ड चार्ज माइनस थर्ड चार्ज कितना -2Q is placed at the midpoint, midpoint पे है। The potential energy of the system is, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने इसीलिए तो बताया था कि आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1/4πε0 बाहर रहेगा, नो डाउट। Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन R23, तीनों का एडिशन। Q1, what is Q1? Q1 is Q. What is Q2? Is Q. Q and Q, right? This is Q. Distance is 2a, right? Q1 is Q and this is -2Q. Q3 कितना है -2Q, लेकिन 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है a है। Plus what is Q2? What is Q2? Q. Q2 is Q and Q3 is -2Q and distance is a। 2 और 3 में डिस्टेंस कितना है a।
ए। तो ये जो दो टर्म्स है ये सेम टर्म्स है और दो बार आए हैं, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाय 2a, ये आ जाएगा -2q² बाय a, लेकिन दो बार, तो -4q² अपॉन a, दो बार आ गया, दैट इज वाई। करेक्ट, गुड। देन एंड ऑफ कोर्स दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल। हाफ में से -4 कर रहे हो, मतलब 4 में से -1/2 करो, 3/2, तो 3.5। हाफ में से 4 को माइनस करना, मतलब 4 में से हाफ को माइनस करना, 3.5 विद नेगेटिव साइन, राइट। तो 7/2, तो क्या आ गया आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो अलग ही था। हाउ मच इज दिस? -7/2 q² बाय a, करेक्ट। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, 7/8, 4 × 2 = 8 ना। हाँ, तो -7/8, -7/8 आ गया, -7/8 q² पाई एप्सिलॉन 0 a, ऑप्शन नंबर डी। So if you remember this formula, combinations q1 q2 q1 q3 q2 q3, अगर ऐसा याद रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी के सारे क्वेश्चंस इजी टू सॉल्व, इजी टू स्कोर। तो अभी अगला क्वेश्चन भी मोर और लेस सेम है, कनेक्टेड है, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू डू दैट ओरली विदाउट राइटिंग एनीथिंग। तो अगला क्वेश्चन हम ओरली करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज three particles each having charge of 10 microcoulomb। तीनों पार्टिकल का चार्ज सेम है, मतलब Q1, Q2 और Q3 सबकी वैल्यू सेम है, उसको Q बोल लो। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलना मतलब पहले दूसरे का डिस्टेंस, पहले तीसरे का डिस्टेंस, दूसरे तीसरे का डिस्टेंस सेम। तो देखो ये जो फॉर्मूला था ये Q1 Q2 सेम है क्योंकि तीनों चार्जेस सेम है, तो क्या आ जाएगा Q²। R12 R13 R23 भी सेम है, तो Q² बाय a, where a is side of equilateral triangle, राइट। तो Q² बाय a, Q² बाय a, Q² बाय a कितनी बार? 3 टाइम्स। वेरी गुड। तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन ओरली भी करते आता है। यू नो व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वैल्यू दी है, राइट। मतलब ये अंदर यहाँ पे 3q² बाय a आएगा, q² बाय a, q² बाय a, q² बाय a 3 बार, तो 3q² बाय a। और बाहर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ का 3, 9 3 जा 27, 27 × 10⁻⁹, राइट। तो अब अभी +9 होता है वो, तो याद रखना हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और × 3 हो गया, ये 27 बन गया, राइट। अंदर था Q² बाय a, Q कितना है? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻5 कूलम, क्योंकि 10 × 10⁻⁶ is 10⁻⁵, उसका स्क्वायर है, मतलब कितना? -10। साइड A 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1, करेक्ट। ये इन टोटल बन जाएगा 10⁻⁹, 10⁻⁹, और यहाँ पे है 10⁻+9, तो आंसर क्या आएगा? 27 जूल। तो मैंने ये जो आपको ओरली बताया, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ, बट यू शुड लर्न हाउ टू डू सच क्वेश्चन। अब ऐसा है, हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड का लेंथ होता है सेम, राइट। तो यू शुड नो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ लेना, नहीं दिखे तो इमेजिन हमारे पास 3 चार्जेस है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, Q1 Q2 Q3, सबकी वैल्यू है सेम। ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, डिस्टेंस a and a। Potential energy of the system is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12
प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 is Q, Q2 is Q, Q square upon distance is A plus Q square upon A plus Q square upon A 3 बार, तो 3 टाइम्स आ जाएगा ये। तो यू विल हैव Q square by A। 3 बार आ गया तो 3 टाइम्स हो गया। ये आ गया 9 into 10 पावर 9। ये आ गया 3Q square by A, तो ये आ जाएगा 27 into 10 पावर 9। Q मैंने बताया 10⁻⁻5 का स्क्वायर -10, और ये मैंने बताया 10⁻⁻1। तो ये और ये सब मिला के हो गया कैंसलेशन। तो कितना आया 27 जूल। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल। So remember इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन एक के बाद एक करना होता है when you are preparing for exam. We will not do like this क्योंकि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले रहा हूँ, बाद में ग्रेविटेशन तो रिवीजन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फॉर्मूलाज आर सेम। व्हाई सेम? फॉर्मूला सेम क्यों बनते हैं उसका रीजन है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे आ गया ग्रेविटेशन। इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा, अभी अभी मैंने बताया फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square, या फिर आप लिखते हो K, where K is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. फोर्स इन ग्रेविटेशन इज सेम, K की जगह पे G, Q की जगह पे M, M1 M2 by R square. इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब जब फोर्स 1/r स्क्वायर हो तो इसको नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जहां जहां पे फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हो, फॉर्मूला सारे के सारे सेम बनते हैं। इसके बाद आपने बोला था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डिनोट करते हैं IG। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम, K की जगह पे G, Q की जगह पे M एंड R स्क्वायर सेम। फिर आप यहां बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R, यहां पे आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी G M1 M2 by R। सिर्फ ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? जब जब फोर्स अट्रैक्टिव हो तब तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है, राइट? क्योंकि हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव। कभी सुना है क्या? अर्थ इज रिपेलिंग मून, राइट? सन इज रिपेलिंग अर्थ। तो जहां जहां फोर्स अट्रैक्टिव हो वहां वहां सिस्टम होता है बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम मतलब जैसे मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज अ बाउंड सिस्टम, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इज अ बाउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज अ बाउंड सिस्टम। तो जहां जहां सिस्टम बाउंड हो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? नेगेटिव। न्यूक्लियस का चार्ज क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो बाउंड सिस्टम है तो वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? माइनस। करके देख, इधर ही कर लो ना। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -E। व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस? अगर हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन मतलब कितना? E। तो माइनस आ गया क्या? माइनस। तो जब जब अट्रैक्टिव फोर्स हो तब तब पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव। फिर कौन सा फॉर्मूला था लास्ट? पोटेंशियल K Q by R। यहाँ पे भी पोटेंशियल, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, -G M by R। सेम फॉर्मूला, सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज भी सेम बनते हैं। तो दैट इज व्हाई इफ यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू नो ग्रेविटेशन, इफ यू नो ग्रेविटेशन यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बहुत जगह पे मैथमेटिक्स भी सेम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सेम आते हैं। एक तो पूछते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा,
वो हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करते हो, यहाँ पे भी जीपी लगेगा, वहां पे भी जीपी लगेगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी per unit volume for a capacitor having area A, separation D, kept at a potential difference V is given by. Now first of all, most of the times it is advised कि ये फॉर्मूला याद रखो, मतलब रट लो इन शॉर्ट, बट अगर नहीं याद होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू नो, कम से कम आपको इतना तो पता ही है, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। तीन है, आपको जो याद हो वो ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इज हाफ सी वी स्क्वायर, जो भी याद होगा यू नो। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में एप्सिलॉन 0 दिखता है कहीं, तो यहाँ हाफ सी वी स्क्वायर भी दिया है, हाफ सी वी स्क्वायर भी दिया है, और यहाँ पे और एक ऑप्शन भी है जो मैच होगा, तो वी विल सी यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 2c भी दिया है, राइट। तो गड़बड़ करना मत, ये हाफ सी वी स्क्वायर इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमको पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी। दीज टू आर नॉट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जानबूझ के दिया, कंफ्यूज हो जाओ और सी या डी लिख दो। पर यूनिट वॉल्यूम, ये याद रखना, ये है एनर्जी, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल यू से। मतलब क्या करते हैं, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड। ये वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये V वॉल्यूम है और वो V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे लिख दूंगा C बाय V, क्योंकि सिर्फ V से डिवाइड किया तो ये ऐसा आ जाएगा, only divide by V. Do you remember what is the capacitance in presence of air? A epsilon 0 by D, करेक्ट। साथ में वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम को बाद में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, ये आ गया V, ये आ गया V का स्क्वायर। डू यू रिमेंबर, और रिमेंबर करना क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर, ये एरिया है A, ये डिस्टेंस है D, व्हाट इज वॉल्यूम, AD। तो ये वॉल्यूम की जगह पे लिखोगे A इंटू डी, तो A इंटू डी इंटू डी, ये AD और D ऑलरेडी था, राइट, A कैंसल, V स्क्वायर। अभी आ जाएगा आपके पास 1/2 इप्सिलॉन 0 V स्क्वायर बाय D स्क्वायर, राइट। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम। So this question can also be solved with another method. Another method is well connected with your theory, क्योंकि हमने theory classes में already एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव किया ही है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल यू, हमने ये डिराइव किया था, अगर याद होगा, इफ यू रिमेंबर, इट इज 1/2 इप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये तो हमने डिराइव करके ही रखा है। बट यू शुड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो 1/2 इप्सिलॉन 0 E की जगह पे V/D, तो V स्क्वायर बाय D स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि तुमको ये फॉर्मूला याद था कि नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि याद नहीं होगा, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर सबको याद रहता है। तो दैट इज व्हाई इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस, तो यू कैन स्टिल सॉल्व द क्वेश्चन। तो दोनों में से कोई भी एक, अगर आपको हाफ इप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वो सब्स्टिट्यूट कर दो और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो वन ऑफ दिस टू, विच एवर यू रिमेंबर। तो ये मेथड नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से कैपेसिटर का क्वेश्चन है। If the distance between the plates of a parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad is doubled, then the new capacity is जो half. Q half. This is A epsilon 0 by D. C is inversely proportional to D. Correct? D double के तो C half ही होने वाला है, और क्या होगा,
तो यू विल राइट डाउन C2 by C1 इज इक्वल टू D1 by D2, बट बोला क्या है, बोला है कि D2 इज 2 टाइम्स ऑफ D1, इसका मतलब D1 by D2 कितना हो गया 1 by 2, देयरफॉर C2 by C1 कितना हो गया 1 by 2, मतलब C2 कितना हो गया C1 by 2, मतलब कितना हो गया 5, क्योंकि पहले कितना था 10, तो अब कितना है 5, ऑप्शन नंबर ए। तो सच क्वेश्चंस आर रियली आई मीन इजी, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है, जस्ट रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस डबल तो कैपेसिटी हाफ, डिस्टेंस हाफ तो कैपेसिटी डबल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एरिया ऑफ द प्लेट से रिलेटेड भी दे सकते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज डिक्रीज समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा भी दे सकते हैं, तो वो भी याद रखना। Capacity is directly proportional to area and inversely proportional to distance between the two plates. Next question. तो आगे हम वही क्वेश्चन पे, अभी आप ही बता दो। In a parallel plate capacitor, the capacity increases if area of plate is increased, क्योंकि C is proportional to A and C is proportional to 1 by D. तो अगर कैपेसिटी को इंक्रीज होना है, या तो डिस्टेंस को डिक्रीज होना है, या फिर एरिया ऑफ द प्लेट को इंक्रीज होना है, तो एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, राइट। देन डन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, नो, क्योंकि आपको पता है सी ये आल्सो इज प्रोपोर्शनल टू के, ए इप्सिलॉन 0 बाय डी, गुड, तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field intensity outside a charge sphere of radius r at a distance small r, where small r is greater than capital R is। ये हमने कल का जो पहला क्वेश्चन था, कल का पहला क्वेश्चन गॉस लॉ, गॉस लॉ याद होगा, अभी होना चाहिए, वो डायग्राम हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तो यू शुड नो, यू मस्ट नो। कल का हमारा पहला क्वेश्चन मतलब ये, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर का रेडियस कितना कैपिटल आर, गॉसियन स्फीयर का कितना स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही बोल रहा हूं मैं, E इक्वल टू, ये शिफ्ट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपको ये याद है, चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद होगा, तो क्वेश्चन इज सिंपल टू सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कुछ देखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्मॉल आर का स्क्वायर नीचे आना चाहिए, खत्म। फिर भी फॉर योर श्योरिटी, अगर आपको याद होगा, मैंने कल ही बता दिया था कि जिस कंडक्टर पे चार्ज है उसका रेडियस हम लेते हैं कैपिटल आर, चार्ज डेंसिटी उसी कंडक्टर पे होगा जिस पे चार्ज है, दूसरा तो इमेजिनरी स्फीयर था, इस पे चार्ज कितना है Q। तो चार्ज डेंसिटी डिफाइन कैसे करते हो, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये चार्ज अपॉन एरिया इज डेंसिटी, तो चार्ज कितना डेंसिटी इनटू एरिया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इनटू A अपॉन आर स्क्वायर। ए किसका, कंडक्टर का, व्हाट इज ए ऑफ कंडक्टर 4 पाई, कौन सा आर, कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, सिग्मा ए अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। अब वेट अ मिनट, सही है, नो इश्यूज, अब कर ही रहे तो दो केसेस और सॉल्व कर लेते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब मेरे पास एक कंडक्टर था जिसका रेडियस था कैपिटल आर, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, आउटसाइड,
आउटसाइड फाइंड करने के लिए हमने गॉसियन स्फीयर कहाँ लिया, आउटसाइड। हमने गॉसियन स्फीयर लिया आउटसाइड, और इस गॉसियन स्फीयर का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर था। कभी कभी ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर सेम, तो उस केस में क्या आएगा, ये हो जाएगा कैंसल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, पूरा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। तो डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the energy required to charge a parallel plate condenser मतलब capacitor of plate separation D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plate is E. So energy required to charge, what is the formula for energy required, half CV square। तो जो पता है वहां से स्टार्ट करो, हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट। देन ये एनर्जी है U, वेरी गुड। आपको पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी भी बताया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, V बाय D, तो व्हाट इज V, E into D, सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore U इक्वल टू 1/2C, लेकिन ऑप्शन में C है क्या, नहीं, A एप्सिलॉन 0 बाय D, A एप्सिलॉन 0 बाय D, और V इज ED, उसका स्क्वायर E स्क्वायर D स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, तो आ गया आंसर। दिस इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन 0 D इंटू E स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। 1/2 A एप्सिलॉन 0 D, A एप्सिलॉन 0 D E स्क्वायर, ऑप्शन नंबर D।